I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है वो दो टाइप का सॉल्यूशन पढ़े थे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम लोग के पास दो टाइप का सॉल्यूशन था, एक तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो टाइप के हमारे सॉल्यूशन थे, एक आइडियल और दूसरे नॉन आइडियल। अब सबसे पहले आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट तब हमारा आइडाइज किया जब पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के, तो हमारे जो है वो दो टाइप का जो है वो सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट किया, दो टाइप का, एक आइडियल दूसरा नॉन आइडियल। सबसे पहले हम लोग जाने थे कि जो भी रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन पे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन पे, वो हमारा कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो नहीं करेगा वो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो टाइप का देखे थे, एक नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड अदर इज नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। हमारे दो तरह के सॉल्यूशन वहां पर भी देखने को मिले थे, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव, नॉन आइडियल विथ निगेटिव। हम लोग देखे थे कि अगर हमारे इम्प्योर पार्टिकल का इंट्रैक्शन वीकर था प्योर पार्टिकल के इंट्रैक्शन से, तो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। जस्ट उल्टा, प्योर पार्टिकल का इंट्रैक्शन वीकर था इम्प्योर पार्टिकल के इंट्रैक्शन से, तो वो हमारा नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। जहां से हम लोग एक मिक्सचर का क्लासिफिकेशन किए थे, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। हम लोग जाने थे कि वैसे मिक्सचर, वैसे बाइनरी मिक्सचर को कहते हैं, वैसे दो कंपोनेंट वाले मिक्सचर को हम लोग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं, विच हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा कांस्टेंट था। तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग नाम दिए थे एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला जो था वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर था, और हमारा निगेटिव डेविएशन वाला जो था वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर था। उल्टा कंसेप्ट चल रहा था। हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे उनके। अब हम लोग जो है वो वेरिएशन देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये वैरी करता है। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट हम सॉल्यूट ले रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट। ये हमारा कोई कंपोनेंट ए है, ए, और ये कंपोनेंट हमारा बी है। अगर इसके मोल फ्रैक्शन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ए के कंसिडर कर रहे हैं 1, तो उस समय एक्स बी का वैल्यू इस एक्सिस पर 0 है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट अगर बी का हमारा मोल फ्रैक्शन 1 है, तो वहाँ पर एक्स ए का कंपोनेंट जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। सबसे पहले बोले, और ये हमारा जो है वो वेपर प्रेशर का एक्सिस है, वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर का ये हमारा एक्सिस है। सबसे पहले बोले कि हम लोग जो है वो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन के बीच हम लोग जो है वो ग्राफ देखना चाहते हैं, ग्राफ का नेचर देखना चाहते हैं। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच हम लोग ग्राफ का नेचर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको इस बात की जानकारी हो रही है कि हमारा वेपर प्रेशर, एक एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिए, ये भी वेपर प्रेशर, अगर इधर से बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और इधर से बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। इधर से हमारा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो कंपोनेंट ए के लिए 1 है। आप जानते हैं, इस बात की जानकारी आपको है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, और हम लोग एक्स ए के वैल्यू को लिख रहे हैं 1, तो इसका मतलब उस समय एक्स बी का वैल्यू कितना होगा? 0 ही ना होगा जी। हम लोग जानते हैं मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट पार्टिकल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, दोनों का सम करने पर कितने के बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर। और हमारा जो है वो यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू हम जो है वो इक्वल टू कितना ले लिए हैं? 1। तो इसका मतलब 1, एक्स ए का वैल्यू अगर 1 है तो उस समय एक्स बी का वैल्यू कितना रहा होगा? 0, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 1 आना चाहिए था। जब यही 1 है तो ये 1 + 0 1, तो यहाँ पर हमारा जो है वो एक्स ए का वैल्यू 1, तो एक्स बी का वैल्यू 0। यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम लोग जाने थे, पीछे पढ़े थे रॉल्स लॉ के अनुसार कि अगर मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो ग्राफ का नेचर अगर लीनियर आएगा
ग्राफ का नेचर अगर लीनियर आएगा तो वो हमारा जिस सॉल्यूशन को सजेस्ट करेगा वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा, जिस सॉल्यूशन को सजेस्ट करेगा वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। यहां पर भी हम लोग जो है वो जिस तरह से वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे उस तरह से मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में हम लोग पढ़े हैं रॉल्स लॉ के अनुसार कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो जिस रेशियो में P बढ़ेगा उसी रेशियो में X बढ़ेगा। अगर ये 1 बढ़ेगा तो ये भी 1 यूनिट, ये 2 बढ़ेगा तो ये भी 2 यूनिट, ये भी 3 बढ़ेगा तो ये भी 3 यूनिट। इस तरीके से बढ़ते हुए ग्राफ का नेचर जो है वो लीनियर आ गया। सेम कंडीशन B के लिए भी होगा। यहां पर भी ग्राफ का नेचर जो होगा वो लीनियर होगा। तो हमारा ये कंपोनेंट A, ये कंपोनेंट B, और अगर दोनों कंपोनेंट को अगर मिला दिया जाए आपस में, अगर दोनों कंपोनेंट को अगर आपस में मिला दिया जाए, दोनों कंपोनेंट को अगर आपस में मिला दें यहां पर, दोनों कंपोनेंट को अगर आपस में मिला दें यहां पर, तो ये हमारा हो जाएगा P टोटल, और P टोटल के बारे में हम लोग को पता है, P टोटल के बारे में हम लोग को पता है, ये हमारा बराबर होता है PA प्लस PB, PA प्लस PB। तो ये हमारा एक कंपोनेंट A और दूसरा कंपोनेंट हमारा B, दो हमारे पास कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट A और दूसरा कंपोनेंट हमारा B। अगर यहां से हम जो है वो, अगर ये A एक्सिस के लिए, तो ये हमारा हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े इस बात की जानकारी है कि PA इज इक्वल टू होता है हमारा P नॉट A एक्स से, और हमारा PB इज इक्वल टू हो जाएगा, PB इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं P नॉट B एक्स बी। और इसके बारे में आपको जानकारी है, ये वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट का, तो यहां पर PA इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A एक्स से, और यहां पर हो जाएगा PB इज इक्वल टू P नॉट B एक्स बी, और P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहां से अगर हम चाहें तो P टोटल को ऐसे भी लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A एक्स से, PA का वैल्यू रख रहे हैं तो PA का वैल्यू P नॉट A एक्स से, P नॉट A एक्स से और प्लस P नॉट B एक्स बी। तो अगर ग्राफ का नेचर चाहे वो कंपोनेंट A के लिए हो, अब दोनों को आप सेपरेट कर दीजिए, ये दोनों ग्राफ को सेपरेट कर दीजिए। एक ग्राफ इस तरीके का होगा, दूसरा ग्राफ इस तरीके का होगा, और इन्हीं दोनों ग्राफ को आपस में कंबाइन किया गया है, इन्हीं दोनों ग्राफ को आपस में जो है वो कंबाइन किया गया है। तो हमारा जो है, और जिस ये दोनों ग्राफ को आपस में कंबाइन किया गया, ऐसे इलोंगेट किया, ये ऐसे इलोंगेट किया, और जब दोनों को ये थोड़ा दूर तक इलोंगेट किया और इस दोनों को मिला दिए, इस दोनों पॉइंट को, तो हमारा P टोटल हो गया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा जो है वो, अगर कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के लिए अगर वेपर प्रेशर के साथ अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के लिए हमारे पास सॉल्यूशन, बाइनरी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, तो हमारा दो कंपोनेंट का वो बना हुआ सॉल्यूशन होगा। तो अगर कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के लिए अगर वेपर प्रेशर के साथ अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उस ग्राफ का नेचर लीनियर होगा, और लीनियर ग्राफ को अगर आपस में कंबाइन करें तो हमारा ये जो है वो कंपोनेंट A और कंपोनेंट B के लिए ग्राफ दिख रहा है हमको। इस पॉइंट पर हमारा दोनों मैच किया, इस पॉइंट पर दोनों मैच कर रहे हैं यहां पर, और उसके बाद अगर दोनों को आगे इलोंगेट किया और मिला दिए तो हमारा जो है वो P टोटल निकल गया। तो P टोटल हमारा हो गया PA प्लस PB। PA का वैल्यू हम लोग जानते हैं P नॉट A, और PB का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं P नॉट B। तो हमारा यहां से जो है वो, अगर ग्राफ का नेचर, लेकिन किसके बीच ग्राफ का नेचर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच, पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच अगर कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के लिए अगर ग्राफ का नेचर लीनियर आएगा तो वो सजेस्ट करेगा आइडियल सॉल्यूशन, वो सजेस्ट करेगा आइडियल सॉल्यूशन को, वो हमारा सजेस्ट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे आइडियल सॉल्यूशन को। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन अगर ग्राफ का नेचर लीनियर नहीं आए, जो लीनियर का एक्सिस है उससे ऊपर से क्रॉस करे,
जो लीनियर एक्सिस है, जो लीनियर का एक्सिस है उसके ऊपर से क्रॉस करे। हमारा ग्राफ का नेचर जो है वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो ऊपर से अगर ये कर्व हमारा जो है वो स्ट्रेट जो जा रहा था वो अब स्ट्रेट ना जाकर के इसके ऊपर से शिफ्ट करे, इस तरीके से ऊपर से शिफ्ट करे, तो वो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। और अगर यही कर्व नीचे से शिफ्ट करे तो वो नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो हमारे अगर ग्राफ का नेचर लीनियर है तब तो वो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर ग्राफ का नेचर नॉन लीनियर होगा, अगर ये ग्राफ का नेचर नॉन लीनियर होगा, यहां से अगर ग्राफ का नेचर नॉन लीनियर आया तो नॉन लीनियर दो तरीके से हो सकता है, या तो कर्व ऊपर से शिफ्ट करेगा या तो कर्व नीचे से शिफ्ट करेगा। अगर ऊपर से शिफ्ट करेगा तो वो नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, और ये नीचे से शिफ्ट करेगा तो ये नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो उसको पहले आप बना लीजिए, उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव वाला भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारा कर्व जो था वो नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। ये हमारा कर्व जो था वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब इस कर्व को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। देखिए हमारा हम लोग पढ़े कि ग्राफ का नेचर अगर लीनियर हुआ, अगर ग्राफ का नेचर हमारा लीनियर होगा तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, अगर ग्राफ का नेचर हमारा लीनियर हुआ तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, अगर ग्राफ का नेचर हमारा लीनियर हुआ तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन को। लेकिन अगर नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर दो चीज हो सकता है। आप देखे थे कि चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर हो रहा था, वॉल्यूम का चेंज अगर 0 के बराबर हो रहा था तो वो कहा गया था आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है 0 से और छोटा भी हो सकता है। तो उसी तरह से हमारा दो डेविएशन क्रिएट हो गया था। अगर 0 से बड़ा था चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू तो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन कहलाया था, और अगर 0 से छोटा हुआ था तो वो हमारा कहलाया था निगेटिव डेविएशन। तो दोनों तरह का एस्पेक्ट हो सकता है, एक पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, निगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। तो इसको हम लोग नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन दोनों के लिए कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जब नॉन आइडियल के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन को जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। आइडियल सॉल्यूशन का जो कर्व है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे डॉटेड लाइन से, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे डॉटेड लाइन से। ये हमारा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको पॉजिटिव डेविएशन के लिए अगर कन्वर्ट करना है तो कर्व ऊपर से शिफ्ट करवा देंगे। कर्व जब ऊपर से शिफ्ट करेगा तो ये नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, और हमारा जो है वो अगर ये कर्व, इसको नोट कीजिएगा पहले जल्दी से, ये नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ये हमारा नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि कर्व हमारा जो है वो ऊपर से शिफ्ट किया है। अगर इसको निगेटिव डेविएशन के लिए कन्वर्ट करना चाहें तो इस पॉजिटिव डेविएशन को हटा देंगे। आप लोग अगर सेपरेट ग्राफ बनाइएगा, आप लोग जो है वो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का सेपरेट ग्राफ दिखाइएगा। आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आइडियल में यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर है और निगेटिव डेविएशन में जरूर नीचे आना चाहिए। ये देख लेते हैं। नॉन आइडियल के केस में, नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन के केस में ये कर्व नीचे से शिफ्ट करेगा। ये कर्व हमारा नीचे से शिफ्ट करना चाहिए। आप ऑब्जर्व किए कि ये पहले पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर था और निगेटिव डेविएशन में ये नीचे आ गया। तो ये हमारा हो गया नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। तो हमारे पास जो है वो तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए, एक नॉन आइडियल, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और बाकी दो हमारा एक पॉजिटिव डेविएशन के लिए और दूसरा निगेटिव डेविएशन के लिए। और ये पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन दोनों हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था। उसको पहले बनाइए। एक हमारा टॉपिक खत्म हुआ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऑलमोस्ट सॉल्यूशन अब कंप्लीटेड है। इसके बाद आपका सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगा और एक अल्टरनेट में जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। डेली जो है वो अपलोड होगा वीडियो। एक अल्टरनेट में जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक जो है वो अल्टरनेट में सॉलिड स्टेट आपका स्टार्ट होगा। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल 9 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को जो है वो टोटल 9 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। हमारे जो है वो टोटल 9 कैटेगरी में हम लोग जो है वो सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। गैस, लिक्विड, सॉलिड। इसके साथ मिक्स किए गैस को, गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस। फिर हमारा जो है वो गैस, लिक्विड, फिर सॉलिड। इस बार तीनों स्टेट जो है वो लिक्विड ले रहे हैं। लिक्विड, लिक्विड एंड फाइनली लिक्विड। इसके बाद फिर से गैस, लिक्विड और फिर से हमारा सॉलिड। यहां पर तीनों स्टेट सॉलिड ले रहे हैं। बनाना आसान है आपके लिए, बस एग्जांपल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। गैस, लिक्विड, सॉलिड। पहली बार तीनों गैस लिए, फिर गैस, लिक्विड, सॉलिड, फिर तीनों बार लिक्विड लिए और गैस, लिक्विड, सॉलिड, फिर तीनों बार सॉलिड लिए। हम एक एक करके जो है वो सारे का एग्जांपल देखना चाहते हैं। हम एक एक करके जो है वो सारे का एग्जांपल देखना चाहते हैं और यहां पर जो है वो हमारा फिजिकल स्टेट देखना चाहते हैं। फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट यानी कि गैस को गैस में मिलाए तो क्या फिजिकल स्टेट होगा? गैस होगा। लिक्विड को गैस में मिलाए तो भी फिजिकल स्टेट गैस होगा और सॉलिड को गैस में मिलाए तो भी फिजिकल स्टेट जो होगा वो क्या होगा? गैस होगा। अगर गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं तो फिजिकल स्टेट हमारा लिक्विड होगा। अगर लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हैं तो भी हमारा फिजिकल स्टेट लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं तो भी हमारा फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होना चाहिए। यहाँ पर फिजिकल स्टेट हमारा सॉलिड होना चाहिए, यहाँ पर भी फिजिकल स्टेट हमारा सॉलिड होना चाहिए और यहाँ पर भी हमारा फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होना चाहिए। अब इनके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैसेस। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 और नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारा जो है, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा 21 और नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारा जो है वो 78 है। तो मैक्सिमम परसेंटेज में जो है वो आपके ऑक्सीजन ही और नाइट्रोजन ही है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है हमारे। तो हमारे जो है वो ये गैसेज ऐसे हैं जिनका परसेंटेज मैक्सिमम है और ये हमारे जो है वो गैसेस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। इनका फिजिकल स्टेट गैसेस ही होगा। हमारे ये जो है वो गैसेस पार्टिकल जो हैं वो गैस के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा हो जाएगा वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर कौन सा स्टेट का? लिक्विड स्टेट का। वाटर वेपर कौन सा स्टेट का? लिक्विड स्टेट का। वाटर वेपर आपका लिक्विड स्टेट का और आपके वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं गैसेस पार्टिकल के साथ। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया लिक्विड गैस सॉल्यूशन का, जिसका फिजिकल स्टेट गैस होता है। डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल इन एयर या फिर स्मोक भी, स्मोक, डस्ट पार्टिकल इन एयर। आपके एयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं या स्मोक में जो आपका ब्लैक कार्बन जो सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में मौजूद है वो आपका सॉलिड है और वो एयर में मौजूद है और एयर का कौन सा स्टेट? गैस है। तो ये आपके जो है वो सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके बाद लिक्विड गैस, लिक्विड गैस लिक्विड सॉल्यूशन आपका जो है वो CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर या फिर O2 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, इन वाटर। ये आपके जो है वो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये आपके सॉल्यूशन जो हो जाएंगे वो आपके
गैस लिक्विड के सॉल्यूशन होंगे। लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन आपका लिक्विड स्टेट ही रिप्रेजेंट करेगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका मिल्क, जिसको हम लोग इमल्सन के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन, या अल्कोहल वाटर भी हो सकता है, और अल्कोहल वाटर, अल्कोहल खास करके इथेनॉल, अल्कोहल विथ वाटर का भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं आप, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सॉल्ट या फिर शुगर और सॉल्ट और ग्लूकोज इन वाटर। अगर गैस सॉलिड का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप 11th में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन, तो वहां पर पढ़े थे हम लोग कि हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनेशन। और ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो होता है, ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। बहुत लोगों को याद आ गया होगा, बहुत लोगों को याद आ गया होगा, जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो याद आ जाएगा उस समय कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। और ये हमारा हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका एक स्टेट गैस होना चाहिए और दूसरा सॉलिड। तो आप किसी भी गैस को हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। लिक्विड सॉलिड अगर बात करें तो मरकरी आपके कौन से स्टेट में? लिक्विड। आपका जो है वो कॉपर कौन से स्टेट में, या जिंक या गोल्ड कौन से स्टेट में? सॉलिड। तो यहां पर हमारा मरकरी विथ कॉपर और गोल्ड, ये हमारे जो सॉल्यूशन होंगे वो लिक्विड सॉलिड के सॉल्यूशन होंगे। और लास्ट हमारा है सॉलिड। दो को ले लीजिए, ब्रास, ये एलॉय है। ब्रास आपका कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज कॉपर प्लस टिन, ये दोनों आपके जो है वो दोनों एलिमेंट जो है वो सॉलिड स्टेट का है। जिंक भी सॉलिड स्टेट का, कॉपर भी सॉलिड स्टेट का। तो सॉलिड का ये सॉल्यूशन होगा। और ये आपके दोनों कहलाते हैं एलॉय। एलॉय के बारे में आप पढ़े होंगे, एलॉय मिश्र धातु, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। तो ये हमारे जो है वो डिफरेंट टाइप के 9 टोटल डिफरेंट टाइप के हमारे सॉल्यूशन हुए, जिनके हम लोग जो है वो स्टेट को जाने। आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा, लिक्विड का उससे कम, सॉलिड में नहीं के बराबर। गैस का पार्टिकल फ्रीली मूव करता है, लिक्विड का उससे कम, सॉलिड का मूव ही नहीं करता है। मूव करता भी है तो मीन पोजीशन पर ही सिर्फ। आप जानते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर किसी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होता है तो जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वहां पर मीन पोजीशन, और जहां पर मिनिमम वेलोसिटी हो जाता है उसको आप बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़े होंगे। तो हमारा जो है वो गैसेस पार्टिकल में जो डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो सबसे ज्यादा फ्रीली होता है, लिक्विड में कम, सॉलिड में ऑलमोस्ट मीन पोजीशन पर ही सिर्फ। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड 3 बार लिख लीजिए। पहली बार सिर्फ लिखिए गैस 3 बार, फिर 3 बार लिक्विड, फिर 3 बार सॉलिड। और उसके बाद जो है वो जो मिक्स किया गया है इनको, सेकेंड स्टेट जो है वही हमारा फिजिकल स्टेट पे आ रहा है। गैस को गैस में गैस, लिक्विड को गैस में गैस, सॉलिड को गैस में गैस, गैस को लिक्विड में लिक्विड। सेकंड वाला जो है वो हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिसके ये हमारे सारे एग्जाम्पल हो गए, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसको मिटा रहे हैं और इसके बाद एक हम लोग फिजिकल यूनिट यहां पर देखेंगे।
एक हम लोग यहाँ पर फिजिकल स्टेट देखेंगे, सॉरी फिजिकल यूनिट, फिजिकल स्टेट नहीं, फिजिकल यूनिट। एक हम लोग फिजिकल यूनिट यहाँ पर देखेंगे। हमारे दो तरह के यूनिट होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। केमिकल के बारे में आप पढ़ चुके, केमिकल तो बहुत डिटेल में पढ़े, आप पढ़े मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इसके बाद पीपीएम यूनिट, ये सारे हमारे केमिकल यूनिट हैं। अब हमारे पास फिजिकल यूनिट भी अवेलेबल है। फिजिकल यूनिट हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं, एक W/W%, या इसको M/M% भी लिखा जाता है, ठीक है, M/M%। इसका मतलब होता है W/W% लिखने का मतलब ऊपर वाला जो होगा वो आपका वेट होगा सॉल्यूट पार्टिकल का या फिर सॉल्वेंट का विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो हम लोग सीधे तौर पर क्या देते हैं कि वेट ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, ये हमारे सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। वेट ऑफ कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन ऊपर वाला जिस यूनिट में होगा, अगर ऊपर वाला ग्राम में है तो नीचे वाला भी इन ग्राम, और ऊपर वाला अगर केजी में है तो फिर नीचे वाला भी आपका होगा किस यूनिट में, केजी में। इस बात की जानकारी आपको है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। चलिए, तो पहला हमारा फिजिकल यूनिट वेट बाई वेट परसेंट या मास बाई मास परसेंट। चलिए, ये हमारा फर्स्ट था। दूसरा हमारा होगा W/V%, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब होता है ऊपर वाला वेट ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आइदर सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, अगर ग्राम में ले रहे हैं तो नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको अगर आप ग्राम में लिए हैं तो ये मिलीलीटर में होगा, और अगर इसको केजी में लेते तो यहां पर ये लीटर में हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया जाए कि मास और वॉल्यूम आपस में रिलेटेड होते हैं, और इसको रिलेट करने का काम आप जानते हैं डेंसिटी करता है ना जी। मास और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करने का काम डेंसिटी करता है। अगर मास आपका ग्राम में है तो इसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होगा वो मिलीलीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर आपका जो है वो मास ग्राम में ये नहीं है, केजी में है, तो इसके इक्विवेलेंट ये लीटर में होगा, चलिए, तो हमारा जो है वो दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहने का मतलब वेट ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट हमारा जो होगा वो ग्राम में होगा। अगर ग्राम में होगा तो यहाँ मिलीलीटर, और यहाँ अगर केजी लिखे तो यहाँ लीटर, और नीचे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरा हमारा फिजिकल यूनिट होता है V/V%, V/V%। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आइदर सॉल्यूट होंगे या फिर ये कंपोनेंट हमारे सॉल्वेंट होंगे, मिलीलीटर में ले रहे हैं या फिर लीटर में। तो ऊपर वाला जिस यूनिट में उसी यूनिट में नीचे वाला भी, और नीचे में हमारा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये अगर हमारा मिलीलीटर में होगा और नहीं तो फिर लीटर में होगा। तो ये आपके 3 फिजिकल यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके फिजिकल यूनिट कितना टाइप के, तो आपके 3 फिजिकल यूनिट आपके 3। आपका पहला फिजिकल यूनिट वेट बाय वेट परसेंट, दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आपके केमिकल यूनिट मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, पीपीएम यूनिट, ये सारे केमिकल की कैटेगरी में आते हैं। आपके 3 टाइप के फिजिकल यूनिट अभी हम लोग देख रहे हैं। केमिकल यूनिट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इनिशियल वीडियो में, इनिशियल क्लासेस में हम लोग जो है वो फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट को देख चुके हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग का जो है वो एक जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन जितना बच गया है, जितना सॉल्व कर दिया गया है वो तो नहीं,
जितना क्वेश्चन बच गया है उसको जो है वो अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। और साथ में जो है वो बताया गया कि जो जेई और नीट का जो तैयारी कर रहे हैं उनका एक एक या दो वीडियो जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन का क्वेश्चन हम देंगे, जितने भी क्वेश्चन है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देंगे। और इसके अलावा जो बोर्ड, इनको सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देना, वो एनसीईआरटी पर फोकस करें और जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं बस उन पर फोकस करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा नीड नहीं है, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नीड नहीं है। और जिनको एग्जाम देना है उनको वो जो कॉम्पिटिशन के लिए जो क्वेश्चन अपलोड करेंगे उसको देखना जरूरी होगा। वो देख करके जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न आप जो है वो व्यू कीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे आते हैं और किस पैटर्न पर क्वेश्चन जो है, या कितना जो है वो टफ या कितना इजी क्वेश्चन का जो लेवल है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है।